नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पश्चिम एशिया में तेल और गैस के ठिकानों पर भीषण जंग छिड़ी हुई है और शुरुआत इजरायल ने कर दी। बुधवार को जहां इजरायल ने ईरान के बुशहर प्रांत के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद ईरानी सेना ने धमकी दे दी, जिससे कि पश्चिम एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। अब यहां तेल, गैस और साथ ही इसको लेकर के अब हमले के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है कि जो हमले हो रहे हैं, ऐसे में क्या पश्चिम एशिया में ये आग अभी और भड़केगी। ईरान ने धमकी ये दी है कि अब वो खाड़ी के तेल और गैस फील्ड्स पर बड़े हमले करेगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि वो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के 5 ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान की धमकी के बाद से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। तेल की कीमतें उछल करके लगभग $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यह हमला ईरान के ऊर्जा क्षेत्र के अहम केंद्र असालुए में प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया। शुरुआती खबरों में कई विस्फोटों की बात सामने आई, हालांकि हमले से कितना नुकसान हुआ यह अभी साफ नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान सऊदी अरब की SAMREF रिफाइनरी के जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, UAE का अल होसन गैस फील्ड और कतर की रास लाफान रिफाइनरी, इसके साथ मेसई और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले कर सकता है। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो ईरान के दक्षिणी बुशहर प्रांत के तट के पास स्थित है। इस गैस फील्ड में कतर की भी साझेदारी बताई जाती है। तो फिलहाल इजरायल, अमेरिका और ईरान के इस जंग के बीच जिस तरीके की आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, इसका खामियाजा पूरे देश और दुनिया को उठाना पड़ रहा है। और न केवल देश और दुनिया को, लेकिन अब तक ये आग हमने देखा कि किस तरह मिडिल ईस्ट में फैलती चली जा रही है, लेकिन अब ये भी दावा किया जा रहा है कि ये आग कुछ और दूरी तक भी फैल सकती है, क्योंकि एक बार फिर तेल और गैस की कीमतों के दाम में एक उछाल देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अब सवाल ये भी हो रहे हैं कि क्या ईरान की धमकी के बाद से इजरायल शांत बैठेगा, अमेरिका की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, क्या रणनीति अपनाने की कोशिश इस वक्त ईरान की ओर से की जा रही है। और इसको लेकर के अभी भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस युद्ध का समापन क्या होगा या नहीं होगा, ये युद्ध की आग अभी और कितनी भड़केगी। तो फिलहाल इसी को लेकर के चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक एक करके मेहमानों को तारुफ हम आपसे करवा दें। भरत बराई जी, चेयरमैन ऑफ USA एंड इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं USA से। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट डॉक्टर DK गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, भी जुड़ चुके हैं वॉशिंगटन DC से। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। एक एक करके हम सभी मेहमानों का रुख करें। सबसे पहले मैं भरत बराई सर, आपका ही रुख कर रही हूँ। सर, जब इस तरीके की स्थिति हम देखते हैं किसी भी देश के बीच में, युद्ध की आग अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। ईरान ने एक नई धमकी दी है और ईरान की इस धमकी से ऐसा महसूस होता है जैसे कि अभी खामियाजा केवल ये मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रह जाएगा, इसका खामियाजा अभी और देशों को भी उठाना पड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक लड़ाई हो रही थी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, तब बात अलग थी, लेकिन अब ऑयल और गैस के जो इंस्टॉलेशन है, रिफाइनरीज है, उसके पर अटैक कर रहे हैं। तो करीब 20% एनर्जी ऑयल और LPG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और मिडिल ईस्ट से जाती है। और दूसरे देश उसके पर जो डिपेंडेंट है, जैसे कि भारत, अपना काफ़ी ऑयल, अबाउट 18% कम्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट, और LPG एज वेल एज LNG वो भी वहाँ मिडिल ईस्ट से आता है। तो हमको तो ज़्यादा असर होगी, यूरोप को भी बहुत असर होगी, अमेरिका को असर नहीं होगी। अमेरिका
दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है अभी रशिया, सऊदी अरेबिया, उससे भी ज़्यादा। और नेचुरल गैस अमेरिका से बहुत मिलता है और एक्सपोर्ट भी होता है। भारत भी अमेरिका से गैस थोड़ा लेता है। जी सर। सबसे ज़्यादा गैस अमेरिकन नेचुरल गैस चाइना लेता है। तो मेरा ख्याल था कि भारत को बड़ा एग्रीमेंट करना था कनाडा और अमेरिका से नेचुरल गैस लेने के लिए, तो हम मिडल ईस्ट पर कम डिपेंडेंट हो गए। लेकिन एशियन देश और यूरोपियन देशों को काफ़ी नुकसान होगा अगर ये ऑयल और नेचुरल गैस इंस्टॉलेशन को ब्लो अप कर दिया तो। ठीक है सर। लॉटरी में आपके पास हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। सर, डिफेंस एक्सपर्ट के लिहाज से मैं आपसे ये समझना और जानना चाहूँगी कि सर अभी बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर इन रिफाइनरीज पर अटैक होता है, ऑयल डिपोज पर अटैक होता है, हमने इससे पहले भी देखा कि हाइफा डिपो को भी किस तरीके से हमले के निशाने पर रखा गया था। इसके अलावा ईरान में जब इजराइल की ओर से हमला किया गया तो वहाँ सबसे बड़े प्लान को तबाह करने की कोशिश की गई थी और वो ऑयल डिपो जलता हुआ धधकता हुआ दिखाई दिया था। कई लाइव फुटेज भी वहाँ से सामने आई थी। अगर इसी तरीके से ऑयल डिपोज को निशाना बनाया जाता रहा तो क्या ये संकट अभी और गहराएगा? क्योंकि न केवल देश के आम जनता, लेकिन इस पर फर्क हमारे आर्मी पर भी तो पड़ता है, चाहे किसी भी देश की आर्मी हो, उन पर भी तो पड़ता है। हम जब किसी भी फ्लाइट्स को हम जब देखते हैं तो फ्लाइट्स में भी फ्यूल ईंधन डलता है। इसके अलावा जब हम किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें ईंधन डलता है। मशीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें गैस या ईंधन की ज़रूरत होती है। तो सर, इससे सीधे सीधे इफेक्ट हमारे कई चीज़ों पर, हमारे कई जनजीवन पर भी हमारे पड़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं महंगाई भी दुगनी हो जाएगी। ना केवल ऑयल और गैस के दाम बढ़ेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा। जी, आपकी देखिए, ये जो माइक्रो एनालिसिस आपने किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इससे थोड़ा एक कदम ऊपर उठ कर बात करता हूँ आपसे। जी सर। किसी भी देश का या देश का हर संसाधन, हर सिस्टम एनर्जी पे बेस्ड है, एनर्जी से ड्रिवन है। आज आप देखिए अपने घरों में अंदर छोटे छोटे मोबाइल से अगर आपके घर के अंदर 2 घंटे लाइट चली जाती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, आपके पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। आप लगता है कि आप पंगु हो गए। लेकिन चलो उसके आगे बात करता हूँ। ये जो त्रिकोण है, अमेरिका, इजराइल और ईरान, इस त्रिकोण को समझिए। इनकी पूरी पूरी तीनों की नीति समझिए। इनकी अल्टीमेटली ये चाह क्या रहे हैं। देखिए, इजराइल के लिए इस युद्ध को लंबा खींचना एक तरह से उसके फेवर में है, वो ऐसा मानता है। अमेरिका चाहता है कि इसको ईरान के अंदर एक बदलाव जरूर आए, लेकिन एनर्जी को नष्ट करने की कीमत पर ना आए। एनर्जी के जो ओरिजिन्स हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको प्रिजर्व किया जाए। लेकिन वहीं पर ईरान चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट उसके लिए बात करे, और उसके लिए उसने कोएर्सिव टैक्टिक्स एक तरह से अपना ली, जो कि मेरे ख्याल से गलत है। डे वन से जो लोग उसके लिए एक तरह से मेडिटेशन का काम कर सकते थे, या बीच में बैठकर या टेबल पे बैठकर बात करा सकते थे, उन्हीं को उनको डे वन से उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। और आज भी वो बंद नहीं कर रहा है हमले। उसका मानना ये है कि ये लोग, ये जो बाकी खाड़ी के देश हैं, ये पूरा अमेरिका को मदद कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट तक जो चीजें क्लियर हैं वो ये हो रही है कि अमेरिका ना वहां से उड़ान भर रहा है, ना उसके फाइटर्स वहां से उड़ान भर रहे हैं। और जो अमेरिकन बेस हैं, पूरे कुल छोटे बड़े मिला के 19 बेसिस हैं जो पूरे खाड़ी के देशों में हैं। लेकिन 12 बेसिस ऐसे हैं कि जहां से उनका मेजोरिटी एयर डिफेंस या फिर उनका एयर पावर का वहां पे सेंटर्स हैं। लेकिन इन सबको देखते हुए वो सब डिफेंसिव उसके लिए बनाए गए हैं। तो आज अरब ये कह रहा है कि देखिए, हमारा ना ही तो बेस जो डिफेंस के लिए डिजाइंड है, ना ही तो वहां से कोई इजरायली एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, ना ही अमेरिकन कर रहा है। फिर आप हम पे क्यों हमला कर रहे हो? आरामको को उन्होंने देखा जाए इतना नुकसान पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा कतर, जो कि वह उस एरिया का, उस खित्ते का सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, एलएनजी वहां की मैक्सिमम होती है, तो उस पे भी आपने अटैक कर दिया। कारण यह है कि आज ईरान भी हर उस नस को दबाना चाहता है कि जो अमेरिका को परेशान करे। अमेरिका को ये परेशान क्यों कर रही है? अमेरिका तो, जैसे अभी साहब बता रहे थे, अमेरिका अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशिएंट है। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका के सारे मित्र देश, देखिए, अगर खाड़ी के देशों का व्यापार नहीं होगा तो खाड़ी के देशों की अर्थव्यवस्था चरमराएगी। इसी तरह से ये भारत जैसे कंट्री, जहां जो कि प्रोग्रेसिव कंट्री है, एक उभरती हुई ताकत है हर एंगल से, हमको हमारी एनर्जी की डिपेंडेंस खाड़ी के देशों में बहुत ज्यादा है, खासकर एलएनजी और पीएनजी के सिलसिले में। और यहाँ की नहीं, कुकिंग गैस के सिलसिले में भी हम तकरीबन 60% या 62% वहां से अपने आयात करते हैं। इन सबको देखते हुए
ईरान का ये है कि आप जितना यहां पर अटैक करोगे खाड़ी के देशों में, जितना इसको ब्लॉक करोगे, जितना एनर्जी के संसाधन को नष्ट करोगे, उतना अमेरिका पर दबाव आएगा और एज ए रिजल्ट अमेरिका इन चीजों को रोकेगा और शायद थोड़ा पुल बैक करे और अपने जो बात करने की स्थिति में आए। तो ये पूरा सिनेरियो तीनों एंगल में बनता है। ये जो त्रिकोण बना है, तीनों अपना अपने टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं और तीनों दिनों वहां अटैक कर रहे हैं जहां एक दूसरे की शक्तियां हैं। जैसे कि 4 दिन पहले इजराइल ने भी अटैक किया था ईरान के एनर्जी रूट्स के ऊपर, क्योंकि उनका मानना है कि एनर्जी रूट्स जो है, जो ईरान की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, वहां उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो वहां पर रीढ़ की हड्डी तोड़ने का वो काम किया, ये उनका कहना है। और यही बात पलटवार फिर ईरान कर रहा है। तो देखा जाए शय और मैथ का खेल चालू है और अभी कुछ दिन और चालू रहने की उम्मीद है। जी ठीक है सर। डॉक्टर डीके गुप्ता सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। और सर, अभी हमने देखा कि सऊदी के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद की ओर से ये कहा गया कि अगर हम पर इस तरीके का हमला किया जा रहा है तो ये सोची समझी रणनीति के तहत में ईरान की ओर से किया गया है। ईरान इस चीज़ की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, क्योंकि जैसे ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बात करने की खबर सामने आई, बंद करने की खबर सामने आई, उस दौरान एक और नया रूट तय किया गया, यनबू पोर्ट, और यहीं से अधिकतर ऑयल्स को पास किया जाने लगा। इस बार को एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर देखा जाने लगा। क्या इस बात की ईर्ष्या कही जा सकती है ईरान के लिए कि उसे इस बात का डर सताने लगा है कि जो अब तक जिस तरीके का एक फ्रेम उसके लिए तय था कि अगर इतने देशों के साथ में उसके संबंध है, ये एक रूट है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद हो जाता है तो फिर कई देशों पर प्रभाव डालेगा। ये युद्ध का भी एक मायना बदल सकता है वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट। लेकिन अगर एक ऑल्टरनेटिव रूट तैयार कर लिया जाता है तो ईरान के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, जिस वजह से उसने रोकने की कोशिश की। कैसी संभावनाएं दिखाई देती? जी जी, आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल। जी सुरभि जी देखिए, इसमें एक चीज है कि अगर पूरे मिडिल ईस्ट के अगर वार हिस्ट्री को देखें अब तक का 50-60 साल से देखें जब भी, तो ईरान का जो युद्ध रहा है, ईरान जहां भी इन्वॉल्व रहा है, उसमें सबसे बड़ा अगर अमेरिका की बात छोड़े तो सऊदी अरबिया से ही उसकी जो है तलखी रही है हमेशा से। पूरा इतिहास देखे, चाहे ईरान का इराक का युद्ध रहा हो, चाहे कहीं भी अमेरिका इन्वॉल्व रहा हो, तो सऊदी अरबिया से उसका एक आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है, और वहां पे 3 या 4 एंगल्स बन रहे हैं। एक तुर्की जो है, पहले तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था अच्छी तरह से, अभी भी ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्री है, अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन तुर्की जो है अब रेडिकलिज्म की तरफ मुझे दिख रहा है हल्का सा। तुर्की भी जरा सा रेडिकलिज्म की तरफ आ रहा है, तो वहां पे 4 धुरी बनी हुई है। यूएई उसमें एक ऐसा देश है, यूएई एक ऐसा देश है जो कि शरिया को बहुत ज्यादा मीन्स अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं वेस्टर्न कंट्री जैसा मैं भी विकास करूं। उसकी जो फाइनेंशियल जो इंडेक्स है उनकी सिटीज का, वो वाशिंगटन, पेरिस से 12 पोजीशन आ गए हैं, वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सऊदी अरबिया को ईरान जो चाहता है कि इस समय जो मेरे साथ तलखी चले उसमें मैक्सिमम जो है मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं।